सब्सक्राइब करिए वारसिया उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो ये लेसन एक्सप्लेनेशन है, ये पार्ट 1 है। तो चलते हैं सबक की तरफ। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों, आज हम सबक उर्दू का 7 पढ़ेंगे, जिसमें मुजफ्फर हनफी से एक मुलाकात की यहाँ पर जो है हम उनकी मुलाकात में इंटरव्यू है जो उनका, उसे हम देखेंगे। तो पहली बात में आम तौर पर मुलाजिमत यानी नौकरी हासिल करने के लिए जो पहले इंटरव्यू लिया जाता है, तो यहाँ पे देखिए आमतौर पर मुलाजमत यानी नौकरी हासिल करने से पहले इंटरव्यू देना होता है। यानी उसमें जो भी आपसे सवालात पूछे जाते हैं, आप उसके जवाबात देते हैं, उसी को इंटरव्यू कहा जाता है। इस लफ्ज़ के आम मानी आपसी गुफ्तगू है। इस किस्म के इंटरव्यू के ज़रिए अदारे और कंपनियां काबिल अशखास का इंतखाब करती हैं, यानी वो लोगों का इंतखाब करती हैं जो उस नौकरी के लायक होते हैं। यानी जो भी उनके नौकरी में उनको सवालात पूछने होते हैं, अगर उसका सही से जवाबात मिलता है, वो शख्स में उस काबिलियत उनको नज़र आती है, तो उनको ये जॉब मिल जाता है, उनका चुनाव होता है। ऐसे इंटरव्यू में मुलाजिमत के उम्मीदवार शख्स की आम मालूमात, उसकी जो है जनरल नॉलेज की अहलियत जानी जाती है, उसकी पढ़ाई, उसकी डिग्रियां, उसकी जहनी सोच, कितना फास्ट वो आंसर देता है, उसकी मतलब शख्सियत साजी, यानी अगर उसका पर्सनैलिटी, उसके बोलने का तरीका, बैठने चलने का तरीके पे भी उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। तो इंटरव्यू की एक और किस्म है जिसके ज़रिए किसी अहम शख्सियत के कारनामों का तारुफ हासिल करने के अलावा उसकी शख्सियत और अंदाज़े फ़िक्र से वाकफियत हासिल की जाती है। ये दूसरा तरीका है और इसका ताल्लुक मुलाजमत से नहीं होता। इस किस्म के इंटरव्यू से हमें किसी शख्स के ख़यालात, ज़हनी रुझानात और शख्सियत का अंदाज़ा होता है। इंटरनेट की सहूलत के सबब इंटरव्यू की कई किस्में वजूद में आई हैं। अब आजकल क्या होता है, इंटरनेट है, तो इस सवाल और जवाब और इंटरव्यू के भी किस्में जो हैं उसमें अलग अलग वजूद में आ चुकी हैं। तो इंटरव्यू में समाजी, सियासी, अदबी, इल्मी और दीनी मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाती है। रिसाले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोन इंटरव्यू के अहम ज़राए हैं। बिलमुशाफा गुफ्तगू यानी सामने सामने, जो आमने सामने बैठ के गुफ्तगू की जाती है। उसके अलावा सवालनामे के ज़रिए भी इंटरव्यू किए जाते हैं। सवालनामे जैसे क्वेश्चन पेपर आपको दे दिए कितने मार्क के, तो वो जवाब अगर सही से आ गए तो उस तरह से भी वो इंटरव्यू लिए जाते हैं। अब जान पहचान में देखते हैं कि मोहम्मद अबुल मुजफ्फर यानी मुजफ्फर हनफी 1 अप्रैल 1936 को खंडवा मध्य प्रदेश में पैदा हुए। उन्होंने उर्दू में एमए और पीएचडी की डिग्रियां हासिल की, एलएलबी भी किया। मुजफ्फर हनफी शाद आरफी के आखिरी शागिर्द हैं। शाद आरफी जो है रुबाई, आप इसी किताब दरसी में आप देखेंगे 4 रुबाइयाँ हैं, जिसमें से एक ये शाद आरफी की लिखी हुई है। ये उन्हीं के आखिरी शागिर्द जो है मुजफ्फर हनफी हैं। तो 1976 में उनका तकर्रुर जामिया मिलिया इस्लामिया के शोबे उर्दू में हुआ। जामिया मिलिया इस्लामिया जो है दिल्ली में है। फिर 1989 में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इकबाल चेयर प्रोफेसर और सदर शोबा उर्दू मुकर्रर हुए। वो 2001 में वहाँ से सबकदोश होकर यानी रिटायर होकर अदब की तख्लीक में मसरूफ़ हुए। जब वो रिटायर हो गए तो उसके बाद से उन्होंने अदबी कारनामे अंजाम देने शुरू किए। तो 80 से ज़्यादा किताबों का मुसन्निफ, मुरत्तब और मुतरजम मुजफ्फर हनफी ने उर्दू के मुख्तलिफ इज़ाफ़ में तब आज़माई की। उन्हें कई एकेडमियों और अदारों से इनामात मिल चुके हैं। पानी की ज़ुबान, तीखी गज़लें, खुल जा सिमसिम, तिलिस्म शख्सियात, नकद रेज़े और तनकीदी अबाद, शाद आरफी, शख्सियत और फ़न, इनकी चंद अहम किताबें हैं। आप जानते ही होंगे जैसे खुल जा सिमसिम, ये काफ़ी मशहूर है, तो हम इसको जानते ही हैं कि ये इनकी लिखी हुई किताब है। तो इनके यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है, तो इंटरव्यू लेने वाला मुलाकाती ने यहाँ पर कुछ सवाल कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई हालात से मुतालिक कुछ बताइए। तो मुजफ्फर हनफी कहते हैं कि मेरा बचपन, लड़कपन और जवानी सभी गुर्बत व इफलास और समाजी बेइंसाफियों का मुकाबला करते हुए गुजरे हैं।
यानी गरीबी में। मुख्तसर अरसा है कि मेरा प्राइमरी और मिडिल स्कूल का ज़माना इंतहाई उसरत यानी अफलास में यानी गरीबी में बसर हुआ। वालिद साहब खंडवा में प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। वालिदा 3 बेटियों और 1 बेटे के, देखिए उनकी 3 बेटियां थीं और ये खुद जो थे वो एक उनके बेटे थे, के साथ आबाई वतन हसवा यानी फतेहपुर में रहने पर मुसर थी, यानी वो जिद पे अड़ी हुई थी कि उनको वहीं रहना है। खंडवा से 10 रुपए का मनी ऑर्डर हर महीने आता था। कितने रुपए का? 10 रुपए का मनी ऑर्डर आता था, जिसमें हम 5 नफर यानी शख्स लोग जो थे वो 5 थे ये घर में, और ये लोग पूरे महीने भर तंगी तरशी में बसर करते थे, सिर्फ 10 रुपए मनी ऑर्डर के रुपए में। इस अफलास के ज़माने में मिडिल स्कूल, यहाँ पे क्या हमने पढ़ा, मनी ऑर्डर के 10 रुपए में ये नफ़र। तो इस अफलास के ज़माने में मिडिल स्कूल के इम्तिहान में बोर्ड के 25 मुमताज़ तलबा की फहरिस्त में मेरा नाम भी तीसरे मुकाम पर था। इस दौरान वालिद साहब मुलाजिमा से सबकदोश हो गए यानी रिटायर हो गए, तो मैं 1952 में कानपुर चला गया, जहां बहुत तकलीफ़ें झेल कर 2 बरस तक मुलाजिमत की तलाश में भटकने और नाकाम रहने के बाद भोपाल में मिडिल स्कूल टीचर की मुलाजिमत मिली। तकर्रुर दूर दराज के जंगली और दलदली इलाके में हुआ। मुतासिब और तंग नज़र अफसरों की ज़्यादतियों के खिलाफ एहतजाजन 3 बरस बाद मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। मुतासिब क्या है? तासुब करना, हसद करना, जलन करना। कुछ अफसर इस तरह से थे जो तासुब इनके साथ बरत रहे थे, जिसकी वजह से ये इन्होंने 3 साल के बाद इस्तीफ़ा दे दिया। वालिदैन की ख्वाहिश के मुताबिक मैंने दोबारा मुलाजिमत की, फिर मेरी शादी हो गई। 14 बरस तक महकमे जंगलात में क्लर्क के काम पे, यानी क्लर्क कौन होता है? जो पेपर वर्क के लिए रखे जाते हैं, छोटे मोटे काम में वो रहते हैं। इस काम जॉब पर वो 14 साल रहकर उन्होंने, लेकिन देखिए कितनी समझदारी की, उसी में उन्होंने MA किया, LLB किया और ये PhD तक किया। देखिए ये डिग्रियां भी उन्होंने यही जॉब पे रहते हुए हासिल कर ली, और कलील तनख्वाह, ज़्यादा तनख्वाह भी नहीं थी, और वालिदैन और बहनों की किफ़ालत के साथ अपने बीवी बच्चों की परवरिश के लिए खासे पापड़ बेलने पड़े। पापड़ बेलना ऐसा है कि जैसे बहुत तकलीफ़ें उठा के उन्होंने ये सारे काम अंजाम दिए। अब मुलाकाती का दूसरा सवाल कि आपने रिसाइल के लिए कब लिखना शुरू किया? आपकी इब्तिदाई तख्लीक़ात कहाँ से शाये हुई? तो मुजफ्फर हनफी बताते हैं कि कहानियाँ और दास्तानें पढ़ने का मेरा शौक लड़कपन ही में जुनून की हद तक पहुँच गया था। 13 बरस की उम्र में ऐन इम्तिहान के ज़माने में वालिद मरहूम ने तिलिस्म होशरुबा, यानी ये जो तिलिस्म होशरुबा एक ऐसी एक किस्से की, इतनी मतलब हज़ारों पेजों की ये कहानी थी कि जिसे कोई पढ़ना शुरू कर दे तो इतनी मज़ेदार हुआ करती थी कि फिर वो उससे दूरी नहीं बना सकता। और ये काम ये कब कर रहे थे? जब इनका इम्तिहान का दौर चल रहा था। तो इसी वजह से क्या हो गया, तो इनके अब्बू ने इनको देख लिया, तो उन्होंने पकड़ लिया और खासी सर्जिश की, यानी उनको खूब डांट डपट पड़ी। और ये भी कहा गया कि ऐसा ही शौक है तो पढ़ लिख कर इस लायक बनो कि तुम्हारी तहरीरें दूसरे पढ़ें। तो सर्जिश करना यानी थोड़ा डराना धमकाना, डांट डपट करना। चुनांचा इसी वक्त से चल मेरे खामे बिस्मिल्लाह दिल्ली से बच्चों का रिसाला खिलौना नया जारी हुआ था। तो बच्चों के लिए मेरी तहरीर किरदा लतीफ़े, कहानियाँ, नज़में इसी पर्चे में छपी। फिर फुलवारी दिल्ली से, टॉफ़ी कलियाँ लखनऊ से, दोस्त कराची से, और हिंद व पाक के दूसरे बच्चों के रिसालों के लिए भी मैंने खूब लिखा। मुकाम शुक्र है कि हुकूमत हिंद के मतबूआ दरसी किताबों से लेकर दीगर कई रियासतों की दरसी किताबों में मेरी तख्लीक़ात शामिल हैं। मैं अब भी बच्चों के लिए नज़में वगैरह लिखता रहता हूँ। फिर मुलाकाती सवाल करते हैं कि बच्चों के अदब में कौन सी खसूसियात ज़रूरी हैं। तो मुजफ्फर हनफी बताते हैं कि हम अपने बच्चों को जादूगरों, परियों और आसेबों की कहानियाँ, आसेबों यानी भूत प्रेत और जिनों की कहानियों बहुत सुना चुके।
तो आज के बच्चों में भी कुछ यकीनन ऐसे होंगे जिन्हें जादुई कहानियां पसंद होंगी। हिंदुस्तान की तकरीबन हर जुबान में ऐसी तख्लीकात पहले ही से मौजूद है। आज बच्चों का अदब तख्लीक करने वालों को अपने मौज़ूआत अपने आसपास की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों से मुंतखब करते होंगे, जिनमें मेरे बयान किर्दा मसाइल या उनसे मिलते जुलते हज़ारों दूसरे मसाइल शामिल हैं। मैं नहीं समझता कि मौजूदा हिंदुस्तान का बच्चा, जो पिछली सदी के बच्चों से कहीं ज़्यादा ज़हीन और बाशऊर है, महज कोहे काफ, ये एक पहाड़ का नाम है, कोहे काफ, और तिलिस्माती कहानियाँ यानी वही जादुई कहानियाँ ही दिलचस्पी रखता हो। तो मुलाकाती का अगला सवाल कि अगर ऐसा है तो आपके ख्याल में आजकल के बच्चों के लिए किस किस्म के मौज़ूआत पर बच्चों का अदब लिखा जाना चाहिए? तो मुजफ्फर हम हनफी कहते हैं कि गुज़िश्ता बरसों में राकेश शर्मा, ये एक लेखक हैं जिनकी कहानियों में बहुत खिलाई बातें होती हैं। तो बच्चे क्या हो जाता है, जैसे आज के रोबोटिक प्लेन और ये सब खिलाई सब एरोप्लेन और सब जैसे नासा वगैरह की चीज़ों से इनकी कहानी भरी हुई होती है, तो लोग बच्चे जो है बहुत शौक से पढ़ते हैं। ये काफ़ी मशहूर राइटर हैं जिनका ये राकेश शर्मा नाम है। तो इन्हीं की खिलाई मुहिम में बच्चों ने जिस गहरी दिलचस्पी का मुजाहरा किया, वही मेरे ख्याल का मुंह बोलता जवाब है कि आज बच्चे मसनूई सैयारों, रोबोट, कंप्यूटर और पनडुब्बियों की वही दर्जा देते हैं जो कल माजी में देवों और देव परियों को हासिल था। जैसे देखिए, आपने एक फिल्म देखी होगी, वो हैरी पॉटर। हैरी पॉटर में देखे थे आपने, वो पूरा बिल्कुल मसनूई सैयारों, रोबोट, कंप्यूटर ये सब को लेकर वो फिल्म बनी थी, और कितनी चली वो फिल्म, बच्चे कितना शौक से देखते थे, क्या बड़े भी देखते थे। तो आज के बच्चे का कोए काफ खिला है, और खिला यानी कोए काफ, अब समझ रहे वो पहाड़ क्या है, उनका स्पेस है, और परस्तान जो है वो अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका एक बर्फीली इलाका है, जो परस्तान की तरह बच्चे अंटार्कटिका को समझते हैं। कोई भी मौजू, ख्वाह वो समाजी बुराइयों से ताल्लुक़ रखता हो या कोई पैमाई से, वो साइंसी मुहिम हो या जंग जोई, बजाते खुद दिलचस्प नहीं हुआ करता। उसे दिलचस्प बनाता है हमारा बर्ताव और सलीका। अलबत्ता मकसदी कहानियाँ लिखते हुए हमें इस नुक्ते को ज़रूर मलूज़ रखना होगा कि बच्चा बराह रास्त इखलाकियात और पंद व नसीहत का दर्द सुनना पसंद नहीं करता, और ये कड़वी गोलियां उसे स्कूल और घर में काफ़ी खिलाई जा चुकी हैं। यानी बच्चों को कोई भी चीज़ अगर हम डांट डपट के और बोलते हैं ना, ऐसे अच्छे से नहीं बोलते हैं, तो वो बच्चे क्या होता है, उसको कड़वी गोली की तरह समझते हैं। और ये तो आप जानती है कि स्कूल में बच्चे सुबह से चले जाते हैं, वही माहौल होता है, घर में भी आओ तो ये मत करो, वो मत करो, इस तरह से रोक टोक लगी रहती है। इसी वजह से बच्चे क्या होता है, कहानियों की किताबों और रिसालों का सहारा और तफरीह के घर से लेता है। तो चुनांचा हमारे फनकारों को अपने मकासद शहद व शक्कर में लपेट कर पेश करने होंगे। तो अब कैसा लिखना है फनकारों को, जिसमें शहद व शक्कर जैसी मीठी लिपड़ी चुपड़ी ऐसी बातें जो उनको दिल को खुश करती हो, तो वैसी वाली बातों में लपेट कर अब लिखना ज़रूरी हो गया है। तो मुझे 100% यकीन है कि ऐसी मकसदी कहानियाँ और अदब जिनमें बच्चों की दिलचस्पी का वाफर सामान भी मौजूद होगा, वाज़ेह नसीहतों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा कारगर साबित होंगे, और इन्हीं के बतन यानी पेट से एक साफ सुथरा पुरसुकून तरक्की याफ्ता रोशन हिंदुस्तान बरामद होगा। तो मुलाकाती का अगला सवाल, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में बच्चों के अदब की फ़नी तदरीसी सूरत हाल का क्या है? तो मुजफ्फर हनफी जवाब देते हैं कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत सी ज़ुबानें राइज हैं। मैं उनसे वाकिफ़ नहीं हूँ, अलबत्ता अंग्रेज़ी से याद अल्लाह है, यानी दुनिया की कई ज़ुबानों से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन अंग्रेज़ी में जानता समझता हूँ, और इसमें अदब इत्फ़ाल का इंतहाई उम्दा और मयारी ज़ख़ीरा मौजूद है, और जो पेशकश के लिहाज से भी बहुत दिलकश है, यानी उसमें अंग्रेज़ी में लिखा जा सकता है। फिर मुलाकाती का सवाल कि हमारे नामवर अदीबों और शायरों ने बच्चों का अदब तख्लीक किया था, आज हमारे मशहूर कलमकार इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते? तो मुजफ्फर हनफी इसका जवाब देते हुए कहते हैं, कोई ऐसा शायर नहीं जिसने बच्चों के लिए अदब तख्लीक ना किया हो। मीर, सौदा वगैरह के अलावा गालिब ने तो बच्चों के लिए कादिर नामा भी लिखा है। इसके बाद इकबाल को लीजिए, इकबाल ने बच्चों के लिए कितनी अच्छी नज़में लिखी है। आगे चले तो फैज़,
कृष्णचंद्र और असमत चुगताई हैं। फिर हफीज जालंधरी, अहमद नदीम कासमी, मिर्ज़ा अदीब कुर्रतुल ऐन हैदर के नाम भी मुझे याद आ रहे हैं। इनके जो दूसरे कारनामे हैं उनकी जानिब लोगों ने खूब तवज्जो की, लेकिन अदब इत्फाल यानी इत्फाल जो है तिफल की जमा है, तो ये बच्चों को कहा जाता है। तो अदब इत्फाल को अपनी बुनियाद बनाने वाले अदबा व शोरा को इस लायक नहीं समझा गया है कि उन पर कुछ लिखा जाए। अदब इत्फाल की जानिब से नए लिखने वाले इसलिए भी कम माइल होते हैं कि वहां से हासिल कुछ नहीं होता। तो मुलाकाती का अगला सवाल है कि बच्चों के गैर लिसानी अदब मसलन कार्टून, वीडियोस, एनिमेशन फिल्में वगैरह की तालीमी अहमियत क्या है? ये बच्चों की किरदार साजी में किस हद तक मुफीद है? तो मुजफ्फर हनफी इसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि बेशक तदरीसी काम में ये सब बहुत मुआवन है, अलबत्ता किरदार साजी के साथ ये चीज़ें बाज़ मनफी असरात भी पैदा करती हैं। बच्चे अक्सर कॉमिक्स के बहुत आदी होते हैं, इस तरह पढ़ने लिखने का उन्हें वक्त नहीं मिलता और सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है, इसलिए उनके देखने या पढ़ने में तवाज़ुन ज़रूरी है। ऐसा होता है कि बच्चे जब अगर कॉमिक्स कैसी होती हैं कि छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, वो इंग्लिश में होती हैं, कोई भी मतलब ज़ुबान में ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर इंग्लिश में कॉमिक्स हुआ करती हैं। तो बच्चे जब वो पढ़ने लगते हैं तो क्या होता है, अपनी स्कूली पढ़ाई दूसरे कामों से मन एकदम हटा देते हैं, एक ही तरफा हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये भी करें और साथ में पढ़ने में भी तवाज़ुन ज़रूरी है। तो फिर मुलाकाती सवाल करते हैं कि टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन को अदब के लिए एक चैलेंज तस्वुर किया जा रहा है, तो लोग ख़ास तौर पर तलबा किताबों से दूर होते जा रहे हैं, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? तो मुजफ्फर हनफी जवाब देते हैं कि टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन वगैरह सिर्फ अदब के लिए ही नहीं, पूरे प्रिंट मीडिया के लिए चैलेंज बने हुए हैं। आपकी तशवीश दुरुस्त है। पिछले लोग कहते थे चोर को निगहबान बना देने से चोरियां रुक जाती हैं। ऐसा कुछ किया जाए कि तदरीस व तालीम के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही में ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश पैदा की जाए। तो आज आप जानते ही हैं कि जैसे एक वबा फैली हुई है आजकल हमारे बीच में, कोरोना की, जिसकी वजह से लॉकडाउन हो गया है, स्कूलें साल भर से बंद हैं। तो आप देख रहे हैं कि पढ़ाई तो चल रही है ना, तो कहाँ से चल रही है? तो यही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए चल रही है। अब जॉब लोगों के क्या होता है, होम होम हो गए कि घर में बैठ के करें, तो अभी घर से ही काम करना है तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए तो जैसे आप देख ही रहे हैं कि अभी ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अगर देखा जाए तो आज ये कितना कारआमद है, क्योंकि लॉकडाउन में क्या हो रहा है, घर में सब बैठ के काम हो रहे हैं, बच्चों की भी पढ़ाई घर ही में हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो ये आज के दौर में ये बात बिल्कुल सही साबित हो गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश पैदा की जाए। तो मुलाकाती का अगला सवाल, उर्दू अदब अतफाल में आपका हिस्सा क्या और कितना है? तो मुजफ्फर हनफी जवाब देते हैं कि नस्र में कहानियों के मेरे 3 मजमुए, देखिए कहानियों के उनके ये 3 मजमुए हैं, जिसमें नीला हीरा और यहाँ पे बंदरों का मुशायरा और हलवा चोर, और बच्चों के नज़मों के 6 मजमुए, ये देखिए ये नज़मों के 6 मजमुए हैं, जिसमें खेल खेल में, नर्सरी के गीत, चटखारे, मज़ेदार नज़में, और बच्चों के लिए उन्होंने लिखा कि बोल मेरी मैना, और बच्चों के लिए। तो ये सब शाये हो चुके हैं। तो मुलाकाती का अगला सवाल, बच्चों के अदब की तरक्की के लिए कौन से इकदाम ज़रूरी हैं? तो मुजफ्फर हनफी, बच्चों के लिए लिखते वक्त मुसन्निफ को खुद बच्चा बन जाना चाहिए, यानी बच्चों की नफ्सियात से उसका बखूबी वाकिफ़ होना ज़रूरी है। मुसन्निफ का मुताल्ला, मुशाहिदा और तजुर्बा भी वसी और मतन्नू हो। मतन्नू क्या है? ये है कि बहुत इकसाम उसमें होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वास्ट मालूमात भी उसकी होनी चाहिए। ऐसे तजुर्बे हों तो वो तहरीर में बच्चों के दिलचस्पी का वाफर मवाद मुहैया करे, ज़राफ़त से भरपूर काम ले। कदीम लोग कहानियों और दास्तानों को दौरे हाजिर की साइंसी इजादात से आमीज़ करके अदब तख्लीक किया जाए तो कारामद नताइज बरामद होंगे। उर्दू में नर्सरी राइम्स यानी जो छोटी छोटी नज़में होती हैं की सख्त कमी है उर्दू में,
तो लिखने वालों को इस तरफ माइल करना चाहिए। देखा जा रहा है कि ज़्यादातर असातिज़ा ही बच्चों के लिए नसीहतों की पोट यानी पोटली जैसी कहानियाँ और नज़में लिखते हैं। तो ये जो है, ये जैसे होता है ना कि ये पोट यानी पोटली का यहाँ पे इसका माना है, जैसे कहते हैं ना कि शिकायतों की पोटलियाँ बंद करिए, तो वो लफ्ज़ वाली ये पोटली है। तो बड़े और मस्तन शायरों और अदीबों के अदब अतफाल की तख्लीक में शिरकत लाजमी है। बच्चों के लिए शायरी करने वालों के मुशायरे होने चाहिए। बच्चों के लिए लिखने वालों को टेलीविज़न और रेडियो पर ज़्यादा मौके फराहम करने चाहिए। फिर मुलाकाती कहते हैं कि उर्दू ज़ुबान के तलबा व तालिबात को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो मुज़फ़्फ़र हनफी, कामयाबी के लिए खूब मेहनत की ज़रूरत है और कोई शॉर्टकट तलाश करना बेकार है। हर नाकामी आर्जी होती है और ज़्यादा कोशिश करने की नसीहत करती है। अल्लाह बड़ा मुनसफ़ है, बड़ा मेहरबान है। तो मुलाकाती का आखिरी सवाल कि बच्चों के लिए लिखी गई अपनी कोई नुमाइंदा नज़म इनायत फरमाएं, यानी आप कोई अपनी लिखी हुई नज़म को सुनाए। तो मुज़फ़्फ़र हनफी कहते हैं, लीजिए सुनिए। 10 रुपए फ़ी बोतल पानी, 10 रुपए फ़ी बोतल पानी, हक्का बक्का रह गई नानी। नानी क्या हो गया? हक्का बक्का यानी ताज्जुब करती रह गई, उनको अजब सा लग रहा है। तो अपना बचपन याद किया तो अरजानी सी थी अरजानी। अरजानी क्या होता है? सस्ते से सस्ती थी। 12 आने सैर असली घी, 11 आने तोला चांदी। अब सैर जो है पहले के ज़माने में किलो को सैर कहा जाता था, तो 12 आने सैर असली घी और 11 आने तोला चांदी। बताइए, चांदी और घी में उसका देखिए कीमत में कितना कम फर्क है। और केले थे 2 पैसे दर्जन, चावल 5 आने पसेरी। पसेरी क्या हो जाता था? पहले एक ऐसा बर्तन हुआ करता था, कोई एक नाप, उसी से ही मतलब चावल नाप के दिया जाता था, दालें नाप के दी जाती थी। पहले क्या किलो से हर चीज़ नहीं होती थी, वो बर्तन पसेरी कहलाता था। अगर उसको भर के दिया गया तो उसी से भर के लिया भी जाता था। तो बाइस्कोप टिकट 1 आना, 1 अठन्नी का पाजामा। स्कूल में फीस नहीं थी, कॉलेज 2 रुपए महाना। देखिए कॉलेज का कितना कीमत था? 2 रुपए महाना, महीने का 2 रुपया। अब नाना की तनख्वाह जो पूछी तो कुल 45 रुपया निकली। 45,000 के लगभग पाते हैं अब्बू और अम्मी। बताइए, नाना की तनख्वाह जो पूछी तो उन्होंने पता चला कि महीने की जो उनकी पगार है वो 45 रुपया है, और उसमें बताइए वो घी खा रहे हैं, चांदी वगैरह की चीज़ें खरीद रहे हैं, सब कुछ उनका हो रहा है और वो सुकून से जी रहे हैं। लेकिन आज के दौर में 45,000 अगर हमारे माँ बाप कमाते हैं तो भी वो कम पड़ता है, और लाइफ स्टाइल जो है वो मतलब सुकूनत उसमें नहीं होती। क्यों? इसकी वजह भी है कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसके फीस जा रही है, वो जाता है बस से जाता है, वो ट्रेन से सफ़र करता है। माँ बाप भी अगर जॉब है तो जॉब भी वो ट्रेन से सफ़र करते हैं। तो भगदड़ वाली एक तो लाइफ है, ऊपर से पैसे जगह जगह खर्च होने वाली बात है। तो ये कंपेयर जो है वो एकदम उन्होंने ये ज़माने के हिसाब से सही किया है। तो मुज़फ़्फ़र हनफी की यहाँ पे ये नज़म ख़त्म होती है, और इसी के साथ ही मेरा ये सबक का जो मैंने पूरा इनके बारे में पढ़ के सुनाया अभी आपको मिसालों के साथ। तो अगर आप लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उर्दू मीडियम वाले बच्चों को फ़ायदा हो। कोई डाउट्स हो तो कमेंट से आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।